रात का खाना खाने मैं लंगर में आ गया। कुछ नए चेहरे नजर आ रहे थे। मालूम हुआ कि थोड़ी देर पहले अहमदाबाद से कुछ नए फौजी आए हैं जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। मैं मोहतात हो गया। मेरा संतरी दोस्त और हवालदार किशन लाल भी मेरे करीब ही बेंच पर बैठे भोजन वगैरह कर रहे थे, मगर मैंने उनसे कोई बात न की। मेरा तहखाने वाला संतरी दोस्त अपनी बाल्टी उठाकर मेरे पास आकर बैठ गया। दादा क्या सोच रहे हो, आज किसी से बात नहीं करते? मैंने हंसकर कहा, ऐसी बात नहीं है दादा, असल बात यह है कि कस्बे में मेरा एक बड़ा प्यारा दोस्त बीमार है, उसके बारे में जरा परेशान हूँ। सोचता हूँ कल कप्तान साहब से छुट्टी लेकर उसकी खबर ले आऊं। संतरी ने बेनियाजी से कहा, क्यों नहीं, चले जाना। और लंगर से उठकर मैं कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चल दिया कि सुबह की छुट्टी के लिए कहूँ। फिर सोचा कि एक दरखास्त लिखकर तहखाने वाले संतरी को दे देता हूँ। मैं नए कैप्टन के सामने नहीं जाना चाहता था। मैंने कापी का वर्क फाड़ कर उस पर गुजराती जबान में छुट्टी की दरखास्त लिखनी शुरू कर दी। मैंने अभी 2-3 सतरें ही लिखी थी कि एक फौजी लंबे लंबे डग भरता दरवाजे पे आकर रुक गया। करख्त आवाज में बोला, चलो तुम्हें कैप्टन साहब ने बुलाया है। एक बार तो मेरा दिल डूब सा गया। मुझे कैप्टन गुप्ता की सर्द ठंडी बेदर्द आंखें याद आ गईं। मैं भाग नहीं सकता था। कॉपी बंद करके उठा और संतरी के साथ कैप्टन गुप्ता के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कैप्टन गुप्ता अपने कमरे में सोफे पर स्लीपिंग गाउन पहने बैठा था और उसके दोनों हाथ जेबों में थे। हवालदार मुझे लेकर कमरे में आया तो कैप्टन गुप्ता ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। हवालदार सैल्यूट करके चला गया। उस बंगाली कैप्टन के चेहरे पर कुछ ऐसे मशकूक किस्म के तासुरात थे कि मेरा माथा ठनका के दाल में कुछ काला है। बहरहाल मैंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर न होने दिया और सलाम करके अदब से एक तरफ खड़ा हो गया। कैप्टन गुप्ता ने एक पल के लिए अपनी छोटी छोटी सर्द आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी। उसकी निगाहों की बेजान ठंडक मुझे अपने जिस्म के रगो पै में उतरती हुई महसूस हुई। मैंने मिस्कीन सूरत बनाकर कहा, सर आपने मुझे याद किया है। बंगाली कैप्टन बदस्तूर मुझे घूरता रहा। फिर उसने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और मैं एक अदना मुलाजिम की तरह सोफे के कोने पर सिमट कर बैठ गया। अब कैप्टन गुप्ता हिंदी में बोला, तुम गुजराती मुसलमान हो? मैंने कहा, जी हाँ साहब, सूरत में पैदा हुआ था, मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए थे और मैं। कैप्टन गुप्ता ने मेरी बात काट दी। तुम शहर को छोड़कर इस कस्बे रखेलपुर में नौकरी की तलाश में क्यों आए? मैं बेहद मोहतात हो गया क्योंकि इस बंगाली कैप्टन को मुझ पर कुछ शक पड़ चुका था। मैंने आजिजाना लहजे में कहा, साहब जी, शहर में कोई काम न मिला तो इधर आ गया कि कस्बे में छोटा मोटा काम भी मिल गया तो रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूंगा। कैप्टन गुप्ता के दोनों हाथ स्लीपिंग गाउन की जेबों में थे और वो अपने दाएं हाथ को जेब के अंदर घुमा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, तुम डाक खाने में पैकर थे, फिर जहां पूना रेजिमेंट की कमांड पोस्ट में क्या सोच कर आए थे? ये बड़ा खतरनाक सवाल था, लेकिन मैं भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए जहनी तौर पर पूरी तरह तैयार हो चुका था। मैंने हाथ बांध कर कहा, साहब जी, पहले वाले कप्तान सिंह साहब को मैंने सप्लाई डिपो की चोरी पकड़वाई थी। उन्होंने खुश होकर मुझे अपना खास सिविलियन अर्दली बना लिया। अब आपकी खिदमत पर लगा हूँ। कैप्टन गुप्ता ने अपना दायां हाथ जेब में से निकाला तो मुझे उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्तौल चमकता हुआ नजर आया। तुम जेरे हिरासत हो। वो सोफे पर से उठ खड़ा हुआ। उसने चिल्लाकर हवालदार को आवाज दी। हवालदार ठकाठक फौजी बूट बजाता अंदर घुस आया। कैप्टन गुप्ता ने उसे हुक्म दिया, इसे क्वार्टर गार्ड में ले जाकर बंद कर दो, ये दुश्मन का जासूस है। एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन हिल गई। फिर मैंने अपने हवास को मुजतमा किया और हाथ बांध कर कहा, साहब जी, मैं जासूस कहाँ हूँ? मैं तो भारतीय सेना का सेवक हूँ। कैप्टन गुप्ता ने आगे बढ़कर बाएं हाथ से मेरे मुंह पर उल्टा तमाचा मारा और गुर्रा कर बोला, ये तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि तुम कौन हो। ले जाओ इसे हवालदार। एक बार तो मेरा खून खौल उठा, मगर मामला इस कदर नाजुक सूरत इख्तियार कर चुका था कि मेरे पास सिवाय सब्र करने के और कोई चारा नहीं था। हवालदार ने अपनी राइफल की नाली मेरी गर्दन से लगा दी और रोबदार आवाज में हुक्म दिया, आगे चलो। बाहर रात गहरी हो रही थी और आसपास अंधेरा छाया था, मगर चंद कदमों के फासले पर कमांड पोस्ट के ऑफिस, बैरक और डिस्पेंसरी के बाहर बल्ब रोशन था। गार्ड पहरे पर थे। हवालदार ने बाहर निकलते ही फौजी जवानों को आवाज दी। एकदम से 3 फौजी बैरक में से निकलकर हमारी तरफ लपके। ये दुश्मन का एजेंट है, इसे क्वार्टर गार्ड में बंद करना है। उन फौजियों ने मुझे दबोच लिया और घसीटते हुए क्वार्टर गार्ड में ले गए और अंदर बंद करके सलाखों वाले दरवाजे को बाहर से मुकफ्फल कर दिया। 2 फौजी वहां स्टेन गन्ने उठाए पहरे पर खड़े हो गए। थोड़े से वक्त में सब कुछ उलट पलट हो गया था। कहाँ मैं पौ फटने की लारी से अहमदाबाद फरार होने का मंसूबा बना रहा था और कहाँ अब फौजी क्वार्टर गार्ड में एक दुश्मन जासूस की हैसियत से बंद था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सिविलियन जेल से फरार हुआ जा सकता था, लेकिन फौजी क्वार्टर गार्ड से भागना बज़ाहिर नामुमकिन था। मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस बात का था कि अगर किसी वजह से मेरी पुरानी हिस्ट्री खुल गई तो मुझे फौरन शूट कर दिया जाएगा। मैं क्वार्टर गार्ड के फर्श पर एक कोने में जाकर बैठ गया। उस वक्त मेरा जहन बहुत परेशान था। मैं अपने आप को कोस रहा था कि क्यों ना शाम होते ही वहां से निकल गया। अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। अगर
अगरचे मुझे इस बात का इत्मीनान था कि पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन भारतीय फौज के चुंगल से निकल चुकी है और जहां से दूर निरोला की पहाड़ियों में मेरी मोहसिन और बकौल उसके मेरी पत्नी सिधा डाकू की हिफाजत में है। इसके बावजूद अभी डॉक्टर फरीदी इन लोगों की कैद ही में था और जैसा कि मुझे पता चला था कि उसे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया था। इलावा अजीम मुझ पर मिलिट्री पूछगिछ की नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों का एक लामुतनाही सिलसिला नाजिल होने वाला था। मैं एक तजुर्बाकार और मुहिब्बुल वतन कमांडो था, मगर इस बात का खदशा मेरे एहसासात से चिमटा हुआ था कि कहीं इंटेरोगेशन के दौरान किसी ट्रैंकुलाइजर या बेहोशी की दवा के जेर असर मेरे मुंह से नौरीन के ठिकाने के बारे में कोई बात न निकल जाए। इन तमाम हालात के पेश नजर मेरा फौज की कैद से फरार बेहद जरूरी था, लेकिन इंडियन मिलिट्री की कैद से किसी जासूस का फरार हो जाना कोई आसान बात नहीं थी। बहरहाल मेरे जहन ने फरार के इम्कानात पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे मुझे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक बात का मुझे यकीन था कि कैप्टन गुप्ता सिर्फ आज की रात मुझे क्वार्टर गार्ड में रखेगा और सुबह होते ही फौजी गार्ड की हिफाजत में शायद हेडक्वार्टर की तरफ रवाना कर दे। लेकिन दूसरे दिन मालूम हुआ कि एक पाकिस्तानी जासूस से कीमती राज उगलवाने का क्रेडिट वो खुद लेना चाहता था। चुनांचे दूसरे रोज उसके हुक्म से मुझे रखेलपुर वाली कमांड पोस्ट के तहखाने में उस कोठरी में बंद कर दिया गया जहाँ इससे पहले पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन को रखा गया था। अब कैप्टन गुप्ता ने पूछगिछ का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले 2 रोज तो मुझे मारा पीटा गया और मैंने एक ही रट लगाई रखी कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, सौराष्ट्र का रहने वाला गरीब नौजवान हूँ। मगर कैप्टन गुप्ता के हुक्म से 2 फौजी मुझे छत से उल्टा लटका कर घूंसों से मेरी पिटाई करते। रात को मुझे छत के रस्से से उतार कर फर्श पर लिटा दिया गया। एक मरहट्टा फौजी ने मेरी गर्दन पर अपना भारी बूट रख कर दबाना शुरू कर दिया और दूसरा फौजी मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जलता हुआ सिगरेट लगाने लगा। मेरी चीखें निकल गईं। बंगाली कैप्टन ने मेरी पसलियों में जोर से ठोकर मारकर कहा, पाकिस्तानी मफरूर लड़की कहाँ है? अब भी बता दो, मैं तुम्हारी मुआफी का जिम्मा लेता हूँ। तुम्हें हम खुद पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे। मैंने कराहते हुए कहा, साहब जी मैं बेकसूर हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, जासूस नहीं हूँ। यह सुनते ही एक बार फिर मुझ पर लातों और घूसों की बारिश शुरू हो गई। सारी रात नीम बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। दूसरे रोज मुझे अजियत का निशाना नहीं बनाया गया था। तीसरे दिन फिर बंगाली कैप्टन मेरे सर पर मौजूद था। यूं ही 2 हफ्ते गुजर गए। मेरे जिस्म को धुनक कर रख दिया गया था। एक आंख सूज गई थी। दिन में एक बार मुझे खाने को एक सूखी रोटी और पानी की तरह पतली दाल दी जाती थी। मैंने इंतहाई अजियत सहकर भी अपनी जबान न खोली। तीसरा हफ्ता जा रहा था। 2 रोज से मेरे पास सिवाय दाल रोटी देने वाले के और कोई ना आया। शायद बंगाली कैप्टन मुझसे राज उगलवाने के लिए कोई नया सितम इजाद करने की फिक्र में था, मगर ऐसा न हुआ। मुझे कुछ एहसास नहीं कि कोठरी में दिन कब तुलू होता है और रात कब छा जाती है। एक धीमा बल्ब मुसलसल कोठरी के बाहर जलता रहता था और जो 2 सिपाही पहरा देते थे उनमें से मेरा कोई जानने वाला नहीं था। ये सिपाही वैसे भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। एक रोज मैं कोने में लगा उकड़ू बैठा अपनी सूजी हुई एक आंख पर अपने कुर्ते के दामन से गर्म सांस की टकोर कर रहा था। राहदारी में फौजी बूटों की आवाज आई। 2 मरहट्टा सिपाही ताला खोलकर मेरी कोठरी में दाखिल हुए। एक फौजी ने मुझे बाजुओं से पकड़ लिया, दरवाजे की तरफ धकेल कर कहा, बाहर चलो। दिल में ख्याल आया कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। मुझे तहखाने से निकाल कर खुली हवा में लाया गया तो देखा कि आसमान पर काली घटा छाई हुई है। ठंडी हवा चल रही थी और सामने एक फौजी स्टेशन वैगन खड़ी थी। उसके पास 3 फौजी राइफलें थामे अटेंशन खड़े थे। मैं समझ गया कि मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। कैप्टन गुप्ता अपने ऑफिस से निकला तो उसके साथ एक नौजवान फौजी भी था। कैप्टन ने उसके हाथ में कुछ कागज थमाए और उसे मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहा, जो मैं दूर होने की वजह से न सुन सका। मुझे दोनों मरहट्टा फौजी अपने घेरे में लिए खड़े थे। नौजवान फौजी ने कैप्टन को सैल्यूट किया और मेरी तरफ बढ़ा। ये एक खुश शक्ल सांवले रंग वाला लेफ्टिनेंट था जिसकी टोपी पर मरहट्टा राइफल्स का निशान लगा हुआ था। उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मेरे बाजू पुश्त पर बांधे और मुझे स्टेशन वैगन में धकेलकर अकबी दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे से ये दोनों मरहट्टा सिपाही भी अंदर आकर मेरे पास बैठ गए। उनके चेहरे पत्थर की तरह सख्त और खामोश थे। दूसरे लम्हे स्टेशन वैगन स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैं कुछ देर तो सर झुकाए बैठा रहा। फिर मैंने एक ठंडी सांस भरी और स्टेशन वैगन के अंदर के माहौल का जायजा लिया। दोनों फौजी मेरे सामने वाली सीट
सीट पर इस तरह बैठे थे कि राइफलें उनके हाथों में थी और उनके बट स्टेशन वैगन के फर्श से लगे थे। वैगन के दोनों पहलुओं पर एक एक रोशनदान किस्म की खिड़की बनी थी, जिनमें से बाहर दरख्त पीछे भागते नजर आ रहे थे। अकबी दरवाजा बंद था, उसके ऊपर 2 गोल सुराख थे, उनमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस किस्म के 2 रोशनदान मेरे पीछे वाली साइड में भी थे। मैं महज आदत से मजबूर होकर ये सब कुछ देखने लगा था, वरना इस वैगन से फरार का तसव्वुर भी मैं अपने जहन में नहीं ला सकता था। एक तो वैगन बंद थी, फिर मेरे दोनों हाथ मेरी पीठ पर बंधे हुए थे, उस पर सितम बालाए सितम ये कि 2 चाको चौबंद मरहट्टा फौजी मेरे सामने राइफलें लेकर बैठे हुए थे। मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि अब ये मुझ पर क्या जुल्म करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे मौत मंजूर है, मगर जबान से एक लफ्ज भी नहीं उगलूंगा। फौजी वैगन कच्चे रास्ते से निकलकर अब पक्की सड़क पर आ गई थी। उसका रुख शुमाल मगरिब की तरफ था और ये सड़क अहमदाबाद की तरफ जाती थी। हो सकता है मुझे अहमदाबाद शहर के किसी फौजी इंटरोगेशन सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा हो, मैं सोच रहा था। और फौजी वैगन छोटे छोटे कस्बों को पीछे छोड़ती भागी जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि वैगन की छत पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज आने लगी। बारिश शुरू हो गई थी। मैंने सर झुका लिया और तसव्वुर ही तसव्वुर में लाहौर शहर की बारिश को देखा। शालामार के बुलंदो बाला गुंजान दरख्तों पर शीशे की किरणों की तरह गिरती बारिश और फजा गुलाब और मोतिये की खुशबू से महक उठी। खुदा जाने अब मुझे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की ज़ियारत नसीब होगी भी या नहीं। एक एतबार से काफी हद तक मायूस हो गया था, क्योंकि जिस अंदाज से मेरी निगरानी की जा रही थी, यहाँ से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आई। शायद ये इस करबंगेज अजियत का असर था जो मुझे 14-15 रोज मुसलसल दी गई थी। मेरी आंख अभी तक दर्द कर रही थी। रास्ते में ही बारिश रुक गई। फौजी वैगन एक खास रफ्तार पर चली जा रही थी। बारिश दोबारा नहीं हुई थी। आसमान पर किसी जेट हवाई जहाज के टेक ऑफ करने के बाद कोई गूंज सुनाई दी। इसका मतलब था कि हवाई अड्डा कहीं करीब था, मगर अभी तक बाहर से किसी मोटर कार या रिक्शे की आवाज नहीं आई थी, जिससे मैं ये नतीजा निकाल सकता था कि हम शहर के मज़ाफात में आ गए हैं। बाहर अभी तक दरख्त ही पीछे को भागते हुए नजर आ रहे थे, जो अब शाम के सुरमई धुंधलके में धुंधले होने लगे थे। सड़क पर उतराई चढ़ाई शुरू हो गई थी। मैं समझ गया कि हम अहमदाबाद के मज़ाफात में पहुंचने वाले हैं। ये उतराई चढ़ाई अहमदाबाद शहर के जुनूब में कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर थी, जहां से मैं 2 बार गुजरा था और मुझे मालूम था कि यहाँ कई गहरे खड्ड और खाइयां हैं। मगर ये सारी मालूमात मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था, क्योंकि 2 राइफलें मेरे ऐन सामने थीं, जिनके चैम्बर में भरी हुई लंबी गोलियां मेरे जिस्म के परखचे उड़ा सकती थीं। अब तो मैं यही सोच रहा था कि देखिए अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में मुझ पर किस नौयत के सितम तोड़े जाते हैं। स्टेशन वैगन एक मोड़ काट कर सीधी हुई तो मेरे पेट में जैसे किसी ने खंजर चुभ हो दिया। असल में मुझे देर से पेशाब की हाजत महसूस हो रही थी, मगर मैंने इसलिए फौजियों से नहीं कहा था कि वो मुझे इजाजत नहीं देंगे। अब जो मेरे पेट में टीस उठी तो मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, भगवान के लिए मुझे पेशाब करने दें। पहले तो उन्होंने कोई ध्यान न दिया। जब मैं गिड़गिड़ाया तो एक फौजी ने ड्राइवर की साइड पर हाथ से ठक ठक की तो वैगन की रफ्तार हल्की हो गई। क्या बात है? मराठी जबान में उसे कहा कि कैदी का पेशाब निकला जा रहा है। मुझे यकीन था कि दूसरी तरफ से यही जवाब मिलेगा कि इसे कहो कि वैगन में ही कर दे, लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ वैगन सड़क की एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। अगली सीट से कोई छलांग लगाकर बाहर उतरा, फिर वैगन का अकबी दरवाजा खुलाया। इसे ले आओ। दोनों फौजी मुझे वैगन से बाहर ले आए। दोनों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था। दूसरे फौजी ने अपनी गन तान रखी थी। वैगन के बोनट के पास नौजवान लेफ्टिनेंट मरहट्टा खड़ा था। उसने कहा कि इसे यहीं झाड़ी में खड़ा कर दो। उन्होंने मेरे बाजू नहीं खोले थे। मैंने कहा, साहब मेरी पतलून। लेफ्टिनेंट ने मुझे घूर कर कहा, बकवास बंद करो, चलो जाओ। उसने एक फौजी को इशारा किया, जिसने मेरे हाथ खोल दिए और इस दौरान मैंने ये देख लिया था कि शाम के धुंधलके में जहां मैं झाड़ियों के पास खड़ा था, वहां दूर नीचे कोई दरिया बह रहा था। ये दरिया उस जगह मिट्टी के ऊंचे टीलों की आगोश में से होकर एक चक्कर खाकर बाएं जानिब घूम गया था। दूर नीचे दरिया के किनारे तक झाड़ियों का सिलसिला था। अब तक मेरे जहन में फरार का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अचानक दूर नीचे दरिया को बहते देखकर मेरे जहन में एक बिजली सी चमक गई। यूं महसूस हुआ जैसे कुदरत ने मुझे मौका फराहम कर दिया है और वैगन को यहाँ रुकवाया है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने खुद को दरिया में गिराने का फैसला कर लिया था। ये इंतहाई खतरनाक फैसला था। पहली बात तो ये थी कि मेरे पीछे 4 राइफलें, 1 टॉमी गन मुझ पर तनी हुई थी। फिर लेफ्टिनेंट की पेटी के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। गोया एक पूरा फौजी मोर्चा मेरे पीछे था। अगर मैं नीचे लुढ़कता हूँ तो मुझ पर सैकड़ों गोलियों की बौछारें पड़ने लगती हैं, मगर खुदा जाने क्या बात थी कि मैंने इस तरफ कोई ध्यान न दिया। मुझे यूं लगा जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। अगर अब मैंने जुर्रत से काम न लिया तो फिर दुश्मन की कैद से मेरी लाश ही बाहर निकलेगी। बमुश्किल 15 सेकंड गुजरे होंगे कि पीछे से मरहट्टा फौजी चिल्लाया, चलो बस करो।
मैंने एक पल के लिए गर्दन घुमा कर देखा। मेरे दोनों मरहट्टा गार्ड मुझे बाजुओं से पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। यही वक्त था, यही मेरी जिंदगी की फैसला कुन घड़ी थी। फिर क्या हुआ, आज भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। मैं बिजली की तड़प के साथ नीचे को झुका और फिर उछलकर अपने आप को ढलान पर गिरा दिया। ढलान बहुत सीधी और कटी फटी थी। मैं गेंद की तरह उछला और उछलकर बाएं जानिब एक झाड़ी पर गिरा। जाहिर है ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी। झाड़ी में गिरकर उछला तो मेरा जाविया बदल गया था और मैं सीट से एकदम दाएं जानिब 70 डिग्री का जाविया बनाता दूसरी झाड़ी में जा गिरा। गोलियां मेरे ऊपर से और दाएं बाएं से सनसनाती गुजर रही थी। सड़क पर से फौजियों का शोर भी बुलंद हो रहा था, मगर मैंने जो कुछ करना था कर चुका था। अहमदाबाद के फौजी इंटेरोगेशन सेंटर में भी मेरे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं था। अगर फरार होते हुए मर जाता हूँ तो कम से कम मजीद भयानक अजियतें सहने से तो बच जाऊंगा। दरिया की ढलान ने मुझे सिर्फ 2 बार ही उछाला था। तीसरी बार उछाला तो मैं गुड़ुम की आवाज के साथ दरिया में था। ये बात मेरी समझ में आज तक ना आ सकी कि मैं ऊपर से तड़तड़ाती गोलियों की जद से कैसे बच गया। मैं तो यही कहूंगा कि कुदरत को मेरी जान बचाना मंजूर था। मैं दरिया में नीचे गहराई तक चला गया। मैंने सांस रोक लिया था। गोलियां अभी तक पानी में गिर रही थीं। मैं अब पूरी तरह होशियार हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला को मेरी जिंदगी मंजूर है। इस यकीन ने मेरे अंदर एक जबरदस्त ताकत पैदा कर दी। मैंने अपने आप को पानी के अंदर ही अंदर एक झटके से सीधा किया और पानी के अंदर ही तैरना शुरू कर दिया। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं दरिया में पानी के अंदर ही अंदर जितनी दूर तक निकल सकूं निकल जाऊं। मैं देर तक सांस रोक कर पानी के अंदर ही अंदर तेजी से आगे निकलता चला गया। इस तरह तैरने में दरिया का बहाव भी मेरी मदद कर रहा था। मुझे मालूम था कि आगे दरिया घूमकर टीले की ओट में चला जाता है। अब मेरे सांस ने जवाब दिया। मेरे फेफड़ों में भरी हुई हवा भी मुझे ऊपर की तरफ लाने लगी। मैंने झटका देकर अपने आप को सीधा किया और फिर मेरा सर पानी की सतह से बाहर आ गया। मुझे जो पहली चीज नजर आई वो दूर ऊपर दरिया के पुल की एक तरफ जलती रोशनियां थीं। खुदा जाने ये किस चीज की रोशनी थी। गोलियों के धमाकों से शाम की फजा अभी तक गूंज रही थी। दरिया टीले की ओट में हो गया और मैं भी उसके साथ ही दरिया के पुल से ओझल हो गया। मुझे दूर ऊपर फौजी स्टेशन वैगन के स्टार्ट होकर तेजी से चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज बंद हो गई थी। मरहट्टा फौजी शायद ऊपर से होकर दरिया के आगे आने वाले थे। पानी का बहाव यहाँ काफी तेज था और मुझे आगे बहने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि अब रात का अंधेरा भी इर्द गिर्द के टीलों और झाड़ियों पर छा चुका था। मैं अंधेरे में था। आसमान पर बादल छाए थे जिसकी वजह से रात जल्दी आ गई थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये दरिया आगे जाकर रास्ता बदल कर किस जंगल का रुख करता है या शहर के पहलू से होकर गुजरता है, क्योंकि कराइन से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आगे अहमदाबाद का शहर ज्यादा दूर नहीं। मेरी दोनों जानिब दरिया की सुतवा ढलानी किनारे काफी बुलंद थे। अंधेरे में ऊपर किनारों पर मुझे झाड़ियों के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे थे। मैं इस खतरनाक तरीन इलाके से जितनी जल्दी हो सके गुजर जाना चाहता था। जिस्मानी अजियत सहने की वजह से मुझे तैरने में दिक्कत महसूस हो रही थी और मेरी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। ताहम अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। दरिया यहाँ ज्यादा गहरा नहीं था, मगर पानी का बहाव खासा तेज था, जिससे मुझे काफी मदद मिल रही थी। अचानक मुझे ऊपर किनारों की तरफ से फौजी वैगन के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर ये आवाज रुक गई और गोलियों के धमाके शुरू हो गए। शायद फौजी ऊपर झाड़ियों में फायरिंग कर रहे थे, मगर गोलियां मुझसे काफी दूर थीं। मैं आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ उसी किनारे की तरफ आ गया जिस किनारे के ऊपर से फायरिंग हो रही थी। इस तरह मैं फायर के कवर में आ गया था। अगर दिन की रोशनी होती तो मैं मरहट्टा रेजिमेंट के फौजियों को जरूर नजर आ जाता और फिर मेरी खोपड़ी पाश पाश हो जाती, लेकिन अंधेरे में वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे। उनके पास कोई सर्च लाइट तो थी नहीं। दरिया टीलों की आगोश से निकल आया था और उसका पाट चौड़ा होने वाला था। पाट के चौड़ा हो जाने से किनारे दूर हटने लगे। मैं अब तैरते तैरते थक चुका था और फिर मैं गोलियों की जद से किसी हद तक महफूज हो गया था। चुनाचे मैंने अपने आप को दरिया की अंधेरी सतह पर बिल्कुल सीधा लेटा दिया और सांस को एकदम से फेफड़ों में भर लिया। अब मैं एक तख्ते की तरह दरिया के बहाव की जानिब बढ़ने लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ा और फिर सांस भर लिया। यूं चंद लम्हों में मैं एक लाश की तरह दरिया की सतह पर तैरने लगा। मेरा जिस्म बिल्कुल साकित था और लहरें अपने तेज बहाव में मुझे आगे लिए जा रही थी। दरिया के किनारे अब मुझसे काफी दूर हो गए थे। गोलियों की आवाज रुक गई थी। जिस जगह मैं लहरों पर सीधा लेटा था शायद वहाँ तह में ऊंचे नीचे पत्थरों के टीले थे, क्योंकि यहाँ पर एक तो पानी का बहाव तेज था, दूसरे लहरें ऊपर नीचे होकर बह रही थीं, जिसके बायस मेरी रफ्तार तेज हो गई थी। दरिया की लहरें शां शां की आवाज पैदा करती मेरे कानों के करीब से होकर गुजर रही थी। मैं आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। ये दरिया समंदर को जाता था या आगे जाकर किसी दूसरे दरिया में मिल जाता था, मुझे कुछ
इल्म नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मैं इंडियन मिलिट्री की दी जाने वाली अजियतों से बच गया था।